हाँ, नहीं ये नहीं पढ़ा, ये वाला नहीं पढ़ा हुआ, इससे तो पहले का शायद दिखा। ये नहीं पढ़ा। नहीं ये नहीं पढ़ा। हाँ तो एक इससे पीछे भी दिखा दूं इफ हाँ जी। आप वो भी चेक कर लो, ये वाला, ये वाला पेज इफ यू कैन। नहीं ये भी नहीं पढ़ा। आर यू श्योर? हाँ। और ये 788 पढ़ लिया था ये। मोनिका जी, आपको क्या एक लग। मिनट। हाँ ये वाला शायद हमने, ये हमने कर्मों वाला तो पढ़ा था, पर हम इसे दोबारा पढ़ सकते हैं। अभी भी इसको हाँ, पढ़ के ऐसा लग रहा है इस कि पेज इसमें को बहुत टेकअप कुछ है। कर लेते हैं। हाँ। जी, प्लीज गो अहेड, ओवर टू यू मोनिका जी देन। जी थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। नियम का पालन करें और उसमें सच्चे अंतःकरण से यह कहने की क्षमता हो, प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ। हाँ ये लाइन हमने करी थी। बट दिस पेज इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी डीप एंड हम सब इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं, इसलिए हम इसको दोबारा ले सकते हैं। आप भी नहीं थे तुषार, आई थिंक विनी भी आज आपने भी नाम लिया, जी। शायद विनी ऑल्सो है। यस। मैं आपके दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ, ये लाइन मनुष्य जीवन में कोई कितनी बार बोल पाता है। इस लाइन तक पहुंचने के लिए भी अपने आप को बहुत ज्यादा हाई करना होता है, अपने आप को इस दुनिया के बहुत सारे तंद्रों से तोड़ना होता है, और अपने आप को एक अनदर लेवल पे लेके जाना होता है। तब ये लाइन मुंह से निकलती है कि मैं आपके दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ। नहीं तो हमारे मुंह से क्या निकलती है, मैं मर्सिडीज के लिए तड़प रहा हूँ, मैं मेरे 2 कमरों में एसी है और 2 कमरों में नहीं है, उनमें एसी लगवाने के लिए तड़प रहा हूँ, मेरे शहर की इस दुकान पे सेल लगी है इस शोरूम में, और जिसके लिए मैं पूरा साल इंतजार करता हूँ, मैं सेल में आने वाली डेट के लिए तड़प रहा हूँ कि कब सेल लगे, मैंने इतने पैसे इकट्ठे करे हुए हैं इस सेल से सामान लेने के लिए, मैं इसके लिए तड़प रहा हूँ, मेरे पास फलाने ब्रांडेड सैंडल नहीं है, मैं इसके लिए तड़प रहा हूँ। मतलब मैं स्विट्जरलैंड जाने के लिए तड़प रहा हूँ। पूछा ना आपका क्या गोल है, मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, मुझे अपने बेटे को ये लेके देना है, ये मेरा टारगेट है, मैंने उसे प्रॉमिस किया है मैं तुझे एप्पल का फोन लेके दूंगा, मैं इसके लिए तड़प रहा हूँ। हमारी तड़पन भौतिकता के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें इतना समझ में आ जाए कि हम कलयुग में पैदा हुए हैं तो ये नॉर्मल है। बल्कि हमने बहुत पहले भी ये डिस्कस किया था, उसके बाद एक बार दोबारा डिस्कस किया था, और इसको तो हम कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, एनी टाइम एनी डे। नॉर्मल एबनॉर्मल हो गया है और एबनॉर्मल नॉर्मल हो गया है। यहीं से समझ में आता है कि हम ऐसे से ऐसे हो चुके हैं, हम माने या हम ना माने। नहीं मानेंगे तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुषार आप क्या कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो? मेरे पास बुक है, आप बताएं प्लीज। नहीं नहीं, मैंने कहा आप सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। हूँ। तो हम नहीं मानेंगे, उससे दुनिया में किसी पत्ते को फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी जीव को फर्क नहीं पड़ने वाला, हवा सूरज चांद वो किसी थोड़ा को हाथ फर्क नहीं पड़ने कटो। वाला। आप माने या ना माने, इसलिए पहले तो इस छो से बाहर निकल आए, मैं तो नहीं मानता, मत मानो, बी इजी। अगर आप नहीं मान रहे हो तो ये नॉर्मल है, क्योंकि आप कलयुग में हो, और कलयुग में किसी के लिए भी मानना इतना आसान है भी नहीं, क्योंकि उसके इर्द गिर्द इतने डिस्ट्रैक्शंस दे दिए गए हैं, क्योंकि कलयुग है ना इसलिए, सतयुग नहीं है, कलयुग है।
इतने डिस्ट्रैक्शंस दे दिए गए हैं कि तू इस रास्ते पे आने की सोचेगा भी ना तो मैं तेरे सामने गोल्ड की चेन फेंक दूंगा। तू सोचेगा भी ना मैं तेरी लॉटरी लगा दूंगा। कुछ सोचेगा भी ना तो मैं तेरे अंदर अहंकार इतना भर दूंगा तो इधर आ ही नहीं पाएगा। क्योंकि ये कलयुग है। यहां पर ये मार्ग आसान नहीं है कि मैं आपके दर्शन के लिए तड़प रहा हूं। बहुत बड़ी लाइन इसमें लिखी हुई है। और हम इतने लोग क्लास में बैठे हैं, किसने ये आज तक भगवान से बोला है कि मैं आपके दर्शन के लिए तड़प रहा हूं, मुझे दिख जाओ प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूँ। या किसी ने अपने गुरु से सवाल किया कि मुझे ईश्वर दिखते क्यों नहीं है? अगर वो दिख जाए एक बार तो सारे जंजाल ही खत्म हो जाएंगे ना। इतना कोना भी मुझे दिख जाए, इतना कोना भी भगवान का, ऐसे जाते हुए एक लहरती हुई उनकी चुन्नी दिख जाए मेरे को, ऐसे उनके हाथ की एक छोटी उंगली दिख जाए मुझे, ऐसे जाते हुए मूव करते, मुझे ना दिखे पूरे, मुझे बस एक छोटी सी उंगली उनकी दिख जाए, और ये मुझे यकीन हो जाए कि मैंने ईश्वर को देख लिया। तो क्या ये सवाल हम खुद से करते हैं? क्या ये सवाल हम ईश्वर के सामने बैठकर करते हैं? क्या ये सवाल हम अपने गुरुओं से करते हैं कि ईश्वर हमें दिखते क्यों नहीं? बताओ क्या करें कि वो हमें दिख भी जाए। अगर तो हम ये सब करते हैं तो कलयुग के अंदर हमने अपने आप को संभाल रखा है। और अगर हमें सिर्फ यही रहता है कि मेरे बच्चे ने खाना खाया कि नहीं, मेरे पति ने चाय मांगी थी मैंने उनको दी कि नहीं, और मैंने इसके लिए ये लाया कि नहीं, मेरी सहेली का जन्मदिन आ रहा है मैं उसके लिए गिफ्ट ले आई कि नहीं, ये नई मूवी लगी है धुरंधर, हम कब देखने जाएंगे, उसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं, और मंसूरी शिमला हमने जाना है, उसके लिए हमने पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, हमें वहां भी जाना है, हमें अपने बेटे को ट्रीट देनी है, उसके एग्जाम्स खत्म हुए हैं। काइंड ऑफ अनलिमिटेड अनलिमिटेड कमिटमेंट्स मेरी, जो सिर्फ धरती से उगी हैं, धरती पे जुड़ी हैं, और धरती पे ही खत्म होने वाली हैं, यही खत्म होने वाली। और सबसे बड़ा वहम, मैं हूं तो चल रहा है। मैंने कहा था एक बार एक कहानी, शायद मैंने सुनाई भी थी। अ, छिपकली को बोला कि चल दूसरे गांव चलते हैं, बहुत टाइम हो गया इस गांव में बिताते हैं, बोरियत से होने लगी, सेम शक्लें सेम चेहरे देखते देखते। वो बोलती है भाई तुम जाओ मैं तो नहीं जा सकती। बोला क्यों? हम जा रहे हैं तो तू भी चल। बोली नहीं, मैंने ना इनके घर की छत थामी हुई है, और अगर जैसे ही मैं निकली इनकी तो छत गिर जाएगी, फिर ये सारे बेचारे मुश्किल हो जाएगी, इसलिए सॉरी मैं ये जगह छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर मुर्गे के पास गए से बोला भाई तू चल, तू चल, दूसरे गांव चलते हैं, वहां जाके मस्ती करेंगे, नए नजारे नए लोग हैं, खेतों में घूमेंगे, बड़ा आनंद आएगा, तू चल। वो बोलता ना भाई, इस गांव के लोगों को उठाने की जिम्मेवारी मेरी है, मैं बांग देता हूँ तो ये उठते हैं कम वक्त, नहीं तो उठे ही ना, और मैं तुम्हारे साथ चला गया तो गांव ही सोता रह जाएगा। आप समझ रहे हैं? हम इसी तरह के वहम में जिंदा हैं कि मैं अपने घर का सर्वो सर्वा हूँ, मैं अपने घर की विमेन पावर हूँ, मैं अपने घर की मैन पावर हूँ, मैं अपने घर में ये पोजीशन पे हूँ, और मैं तो सीए हूँ ना, सीईओ हूँ अपने घर का। मैं चला गया तो भाई घर कैसे चलेगा? 10,000 रुपए में मिल जाएगी घर चलाने वाली, खाना भी बना देगी सफाई भी कर देगी, सब हो जाता है। सिर्फ फोकस 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 अपने पे करना है, अपनी ग्रोथ, अपनी लर्निंग, अपनी समझ, सब कुछ पहले स्वयं से शुरू करो। ये स्वयं अहंकार वाला स्वयं नहीं है, घमंड वाला स्वयं नहीं है, ये स्वयं आपकी आप तक की यात्रा की शुरुआत है, ये वो वाला स्वयं है। दुनिया बुरा मान जाएगी, लोग बुरा मान जाएंगे, बंद कर दो ये सब। कोई बुरा नहीं मानता, किसी के पास टाइम नहीं है इतना। किसी को ऐसे तस्वीर दिखाओ ना, आपकी ग्रुप फोटो, आपके साथ खींची हुई तस्वीर दिखाओ ना आपको अगर, तो आप उस तस्वीर में सबसे पहले किसको ढूंढते हो बताओ? कोई एक जन बताओ, किसको ढूंढते हो उस तस्वीर में? खुद को, खुद को। खुद। ऐसे ऐसे कुत्तों की बाज की तरह ढूंढते हैं मैं कहाँ हूं इसमें, और मैं कैसा लग रहा हूँ। देखते क्या मेरी आंखें खुली हैं, क्या मेरा चेहरा ठीक है, क्या फोटो हिली हुई तो नहीं है, कहीं मेरे बाल तो खराब नहीं लग रहे, फिर देखे हाँ हाँ अच्छी है फोटो, मैं अच्छी तो सब अच्छे। अगर मेरी फोटो परफेक्ट आई हुई है ना, तो मैं कहूंगा सारी फोटो बेस्ट है। चाहे मेरे बाजू वाले की ठीक ना आई हो, उसकी आंख बंद हो, वो बोले नहीं नहीं मेरी ठीक नहीं आई, नहीं नहीं दोबारा खींचो मेरी ठीक नहीं आई, बोलोगे नहीं मेरे को तो ठीक लग रही है, क्यों? क्योंकि उसकी अपनी ठीक आई हुई।
है ना। तो हमारा एक्चुअल जीवन हम ही से शुरू है, हम ही से शुरू है, यात्रा हम ही पे खत्म है। बाकी सब हमारे सभागार हैं, हमारे सहायक यात्री हैं हमारे साथ, वो हम नहीं है। हमने क्या किया है, उनको भी हम बना लिया, उनको भी हम बना लिए। हमें लगता है कि नहीं, ये सब एक ही यूनिट है, ये सब एक ही है एक, पर उसमें सबका अपना अपना रोल है, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और सबकी इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखो इस लाइन से ही आगे नहीं बढ़ पाई, इतनी बड़ी लाइन थी। मैं आपके दर्शन के लिए तड़प रहा हूं। इस प्रकार योग की सार्वजनिकता इसी में है कि भक्ति की उत्कटता की अपेक्षा जो साधारण मनुष्य की भावनात्मक क्षमता से बाहर है, उन्होंने भक्ति को क्षमता से ही बाहर कर दिया। अभी हमने बात की थी ना, कलयुग है, इसलिए हर आम आदमी के लिए ये पॉसिबल भी नहीं है। हम नॉर्मल एबनॉर्मल की बात कर रहे थे, इसको भी एक बार रिपीट कर देते हैं, क्योंकि ये एक बैंग है हम सबके लिए, और ये बैंग बार बार दिमाग में बजना चाहिए। शायद ये हमारे दिमाग की को एक मोड़ मोड़ दे दे, एक नए मोड़ की तरफ हमें ले जाए, ऐसा पॉसिबल है। सुबह जल्दी उठना नॉर्मल था, अब एबनॉर्मल हो गया है। अब आपको अगर कोई गली में सुबह उठता हुआ, जाता हुआ, वॉक करता हुआ गलती से नजर आता है, आप फ्रेश होने के लिए उठते हो और आपकी झलक पड़ती है, बोलते हैं मल्होत्रा साहब क्या बात, इतनी सुबह उठ जाते हो यार, कहाँ हो, कितने बजे सो जाते हो। हैरानी होती है आपको। पहले सारी दुनिया 4-5 बजे उठती थी, कोई कोई लेट उठता था, तो दुनिया उसको ऐसे कहती थी, इतना सोया रहता है, तू तो आलसी है, तू तो नेस्त है, तू तो ये है, ये कहा जाता था उसको। आज 80% दुनिया नेस्त हो गई है। आज 80% तो ये नॉर्मल हो गया है, लेट उठना नॉर्मल हो गया है, और जल्दी उठना है नॉर्मल हो गया। अगर आप हरी सब्जियां, मैं एक ऐसी फैमिली को जानती हूँ जिनके घर में कद्दू, टिंडा, पेटा, तुरी आता ही नहीं, उनके माँ बाप भी नहीं खाते। वो कहते हैं मैम हमारे घर में ये सब नहीं चलता, हम तो, हमारे तो अपने टेस्ट है, हम गोभी खाते हैं, भिंडी खाते हैं, दालें कोई कोई खा लेते हैं, लिमिटेड 2-3 दाल खा लेते हैं, चने राजमा खाते हैं, 2-3 बार हमारे घर चने राजमा, कढ़ी, सांभर ये बनता है। ये हरी भरी सब्जियां हम नहीं खाते हैं। नॉर्मल एबनॉर्मल हो गया है। और जिनके घरों में बनती है, लो स्टैंडर्ड पीपल, आउटडेटेड लोग, इनके कोई टेस्ट ही नहीं है। तो पता नहीं, इनके घर जाओ हर टाइम अजीब अजीब सी सब्जियां खा रहे होते हैं, मेरे को तो नाम सुन के भी टेंशन हो जाती है। ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके, और ऐसे ऐसे करके हम बात करते हैं, और फिर हम इन सब्जियों की बड़ी बेइज्जती करते हैं, है ना। आजकल के बच्चों से पूछो तो पिज्जा में इनमें से कुछ नहीं डलता, ना टिंडा डलता है, ना कद्दू डलता है, ना तोरी डलती है, ना पेठा डलता है, टिंडे में तो कुछ नहीं डलता है इसमें से, है ना, पिज्जा में। तो इन सब्जियों, तो ये एबनॉर्मल हो गया है कि मेरा बच्चा ये सब सब्जियां, अच्छा, सामने 25 औरतें, हाय मेरा तो नहीं खाता, मेरा हाय मेरा तो, मैं तो घर भी, मैं तो हस्बैंड ही नहीं खाते। दूसरी कहती है हाय सच्ची बताऊं, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं भी नहीं खाती, मैं भी नहीं खाती। जब माँ ही नहीं खाएगी फ्रैंकली स्पीकिंग, तो बच्चे तो क्या ही खाएंगे। तो एबनॉर्मल नॉर्मल हो गया है। बाहर से खाना मंगाना, आप किसी के घर जाते हो, आप बोलते हो ऐसे करो जोमेटो से ना, क्या खाओगे बताओ, ऐसे करो जोमेटो से ना, जोमेटो, सॉरी मेरे फोन में जोमेटो नहीं है। आपके फोन में जोमेटो नहीं है? अच्छा चलो, स्विगी भी नहीं है? कौन से उसमें रह रहे हो यार तुम लोग? ये कौन से ईयर में रह रहे हो, या कौन सी सदी में रह रहे हो, तुम्हारी फोन में जोमेटो और ऐप, अच्छा ब्लिंकिट, नहीं नहीं ब्लिंक, सॉरी, चांस की बात है कि ब्लिंकिट भी नहीं। क्या तुम सामान नहीं मंगवाते क्या, या तुम ऑर्डर ऑर्डर नहीं देते हो क्या? क्या तुम यार, तुम घर पे खा, यार तुम घर पे खाना, कितने बोर हो यार तुम लोग। मतलब कोई तुम्हें ऐसे पुड़िया बना के ना, और उससे अपना हाथ पोंछ के, जैसे नैपकिन को फेंकते हैं ना, ऐसे तेल वेल अपना सारा पोंछ पाँच कर यूं कोने में फेंक के चला जाएगा, साला फंस गया मैं उसके घर जाके, अभी आज गया दोबारा नहीं जाऊंगा यार। यार उनके फोन में कुछ मंगाते ही नहीं यार वो बाजार से, घर के मूंगी की दाल, हरी दाल, पीले, साला क्या बकवास लाइफ है। इन्हें पता ही नहीं है, बिल्कुल पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं। एबनॉर्मल नॉर्मल हो गया है, और नॉर्मल एबनॉर्मल हो गया है। आप किसी भी चीज में इसको एग्जाम्पल देके देख लो, आपको यही नजर आएगा, चीजें बदल चुकी हैं, करेंसी बदल चुकी है,
सब कुछ बदल चुका है, पर हमको लगता है कि सब कुछ वैसा ही है। वैसा नहीं है। भक्ति की उत्कटता पॉसिबल ही नहीं है भक्ति करना आज की डेट में, है ना। इतने डिस्ट्रैक्शंस आपको दे दिए गए, चमक दमक, पैसा, शो बिजनेस, फलाना ढिंगाना, मतलब इतनी चकाचौंध आपको दे दी गई, उसके बीच में आपको कहा गया भक्ति करो, भक्ति करो। भाई कैसे करूं भक्ति? भक्ति आसान थोड़ा ना है। भक्ति जागरूक होगी प्रेम से। प्रेम कहाँ से लाऊं इतना? क्योंकि अंदर इतनी भीषणता है, अंदर इतनी ज्यादा उत्सुकता है, इतनी स्पीड है, इतनी हमारे अंदर। भक्ति तो कहती है शांत हो जा, काम हो जा, आराम से बैठ, पत्तों को देख, हवा को महसूस कर, घास पे पैर रख तो उसकी बूंदों के साथ खेल, बातें कर, सूरज की किरण के साथ अटखेलियां कर। भक्ति तो ये बोलती है, जब ये तेरी लव लैंग्वेज इनके साथ शुरू हो जाएगी ना, तब तू भक्ति के आवरण में उतरेगा। अब बताओ कितनों की लव लैंग्वेज इनके साथ है? तो उसकी बूंदों के साथ, सुबह के टाइम के साथ, सुबह की पहली किरण के साथ, पार्क में पेड़ों के साथ, पत्तों के साथ, झूलों के साथ, कितनों की मुलाकात रोज होती है। और उनके अंदर एक आतुरता सी आती है, और वो ऐसे करके अपनी ऊपर लेने वाली शीट को उठा के फेंकते हैं कि फटाफट से पार्क में जाऊं, मेरा दम घुट रहा है यहाँ कमरे के अंदर। कितनों को ये कॉलिंग आती है। ये पहला स्तर है। जब मुझे प्रकृति से प्रेम होता है, उसके बाद मैं इसके दूसरे पड़ाव पे जाता हूँ। सबसे पहला प्रेम प्रकृति के साथ, क्योंकि उसी ने दिया है। पहले मानू तो सही कि हाँ उसने सब कुछ दिया। तो भक्ति आसान नहीं है। भक्ति की उत्कटता की अपेक्षा जो साधारण मनुष्य की भावनात्मक क्षमता से ही बाहर है, यह ईश्वर को दैनिक अभ्यास के योग्य वैज्ञानिक प्रणाली के माध्यम से प्राप्त करने का मार्ग है। दैनिक अभ्यास के योग्य वैज्ञानिक प्रणाली, जैसे श्वासों की विधि होती है, नाम चैंट होता है, नेम चैंट, ये सारी चीजें होती है। एक वैज्ञानिक प्रोसेस है, गॉड तक पहुंचने की एक विधि है, एक रास्ता है, एक सिस्टम है, एक मेथोडोलॉजी है, एक संस्कार है। क्या हम उसे और उसके लिए क्या होना होगा? हमें थमना होगा, ऐसे रुकना होगा। कहते अपनी सांसों की आवाज सुनो। साला शोर इतना है जिंदगी में, दिमाग में इतने सारे विचार कौंध रहे हैं। ये येड़ा हो गया है क्या? कह रहे सांसों की आवाज सुनो। सांस तक पहुंचूं तो सही, पहले पहले ये आवाजें तो बंद हो तो मैं अपनी सांस की आवाज सुनूं। फिर कहते तो बहुत बोर है, इसको छोड़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। भारत के कुछ महान जैन गुरुओं को तीर्थकर कहा जाता है क्योंकि वे यह रास्ता दिखाते हैं। जी हम ये पेज पढ़ चुके थे। रास्ता दिखाते हैं कहते हो तो अगले पे आ जाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, अगर किसी को लगता है, नहीं तो हम इसे दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसी आज्ञा। जी तुषार, आपने तो नहीं सुना? whatever you feel like, मैंने तो नहीं पढ़ा है डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन फिर हम बाकी इसी को सब पढ़। लोग अगर पढ़ चुके हैं तो वी कैन प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट पेज। कोई और भी बोल सकता है अगर किसी को लगता है कि हम इसे दोबारा एक्सप्लेन। जी पढ़ लेते हैं ठीक, मोनिका जी। ठीक ठीक। रीडिंग थैंक यू। ओके। भारत के कुछ महान जैन गुरुओं को तीर्थकर कहा जाता है क्योंकि वे यह रास्ता दिखाते हैं जिससे होकर हतबल मानव जाति संसार सागर को पार कर जाए। ऐसे जैन गुरुओं के तीर्थकर जो है वो ये रास्ता दिखाते हैं कि कैसे मानव जाति जो है वो इस संसार के सागर को पार कर ले। संसार शब्द अर्थ प्रवाह के साथ बहना, शब्दशः अर्थ प्रवाह के साथ बहना, मनुष्य को सबसे कम प्रतिरोध का मार्ग मनुष्य को सबसे कम प्रतिरोध का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करता है। कम प्रतिरोध, जहां पे बहुत ज्यादा प्रतिरोध ना हो, मतलब रास्ते में अड़चने ना हो, वो अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए साधारण वस्त्र पहनो, अपने अपने कम्युनिटी जो है उसको चूज करो, ऐसे लोगों के साथ बैठो, क्योंकि आप जैसी कम्युनिटी में बैठ जाते हो वैसे ही हो जाते हो। तो इन सब छोटी 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 बेसिक चीजों के लिए बोलते हैं कि ये बेसिक होमवर्क करो भैया, पहले ये बेसिक होमवर्क करो, ये बेसिक होमवर्क है। जैसे जो मांस मदिरा शराब ये सब लेते हैं उनके साथ मत बैठो, उनकी कंपनी मत करो। यार सिगरेट पी ले, कोई नहीं मैं पीता हूँ, ऐसा दोस्त छोड़ दो जो सिगरेट पीता है, ऐसा दोस्त छोड़ दो जो तंबाकू खाता है, ऐसा दोस्त छोड़ दो जो आपको गलत जगह पे लेके जाता है, चल चलिए एक बार चल, बड़ा अच्छा लगेगा एक बार चल, ऐसे वाले दोस्त आपके लिए। देखो, अगर तो हमें नहीं पता, नहीं पता मतलब कि हम अज्ञानता में हैं, तो सब कुछ करेंगे,
दोस्तों की सारी बातें मानेंगे, जाएंगे, अरे कुछ नहीं, अरे ले ले, अरे चल, अरे ये सब मानेंगे, मानते भी हैं, मानते भी थे, है ना, कुछ नहीं होता, चल चल। जब हम आ गए ज्ञान में, जब हम आ गए इन बुक्स के साथ, बुक्स के साथ, बुक्स के साथ और बुक्स के साथ, जैसे जैसे हमारा रिश्ता गहरा हो रहा है, हम एक सार हो रहे हैं, एक तार हो रहे हैं, एक जिस्म हो रहे हैं, एक जान हो रहे हैं इन किताबों के साथ। अगर अब हमें कोई ऐसा मिले कि वो हमें कहे कि चल पब चलते हैं, चल डांसिंग बार में चलते हैं, चल एक एक बियर पीते हैं, तो मैं जरा सा रुकूंगा, जरा सा रुकूंगा। उसके बाद एक बार जो मैंने जरा सा शब्द यूज किया ना, वही मेरा परीक्षा का पल होगा, वही मेरी परीक्षा का पल होगा। वो जो जरा सा मैं रुका, पहले तो रुकता ही नहीं था, पहले तो निर्बाध भाग जाता था, अब मैं जरा सा रुकूंगा और उस पल में सोचूंगा, क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए। देखो, डांस बार में जाने की कोई वो नहीं है, आप डांस करते हो, तेज म्यूजिक पे आप नाचते हो, कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगता है, आप म्यूजिक के प्रेमी हो, कोई कोई वो नहीं है। बट वहां जाके आप बियर पी रहे हो, आप शराब पी रहे हो, आप मांस मदिरा खा रहे हो, और आप ये सब, अब वहाँ हुक्का पी रहे हो, कश लगा रहे हो, ये तो फिर गलत हो जाएगा। हमारी भाषा में गलत है, जिसको गलत नहीं लगता उसके लिए गलत नहीं है। तो वो जो एक परीक्षा का पल आया ना, वो आप अपने आप फिर आप बोलोगे, नहीं यार, मेरे को ना आज जरूरी काम है, ये जरूरी काम है। आप ऐसा शब्द बोल के, लाइन बोल के, आपको एक एक साइन ऑफ रिलीफ फील हो, आप बोलोगे "हाँ, बच गया", और अपने आप को बोलोगे गुड जॉब, गुड जॉब। फिर आप तुषार को थैंक यू करोगे, फिर मनी मन सुनैना को थैंक यू करोगे कि बुक में पढ़ा था और आज मैंने अपनी होश में ये पहला कदम उठाया और मैंने मना किया कि मुझे यहाँ नहीं जाना। वो शुरुआत होगी, वो एक पल, परीक्षा का पल, आप उसे जीत गए तो आपकी जीत की कहानी शुरू हो जाएगी। ऐसे कई पल आने वाले हैं जहां आपको धकेला जाएगा, घसीटा जाएगा, खींचा जाएगा, और आपको कहा जाएगा एक लाइन जो दिखने में बड़ी मासूम है, कुछ नहीं होता, चल चल कुछ ही नहीं होता, चल चल किसी को पता नहीं चलेगा, चल चल बड़ा किसी को पता चलना है। इसके पीछे महासागर छिपा हुआ है। यही वो एक फिसलन वाला डायलॉग होता है जहां इंसान परमानेंट शराबी बन जाता है, परमानेंट मरते दम तक पीता है, या सिगरेट या शराब या कोई भी गंदी आदत, कोई भी गंदी हवस उसको लगती है, वो फिर परमानेंट लगती है, क्योंकि वो धीरे 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 उसकी हैबिट और फिर उसका बिहेवियर और फिर उसकी जिंदगी बनती चली जाती है। फिर वो नशा मुक्ति केंद्रों में जाते हैं कि कैसे छुड़ाएं, चाहे वो ड्रग्स ही क्यों ना हो। वो एक पल, कुछ नहीं होता, बड़ा जरूरी होता है। इसलिए जो भी संसार का मित्र बनेगा वह ईश्वर का शत्रु है। जो संसार से दोस्ती करेगा वो ईश्वर से नहीं कर सकता, क्योंकि हम कलयुग में हैं और संसार भोगी है। हम तीन तरह की अवस्थाओं में होते हैं, एक योगी होते हैं, एक भोगी होते हैं और एक रोगी होते हैं। जो योगी होते हैं वो पॉज देते हैं, एक मिनट रुको, लेट मी थिंक, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये सही है। योगी जो पॉज देते हैं, सोचते हैं, क्विक आंकलन करते हैं और बोलते हैं सॉरी, सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा, आई एम रियली। ये नहीं बोलते कि ये मेरे लेवल का नहीं है, नहीं नहीं तुम तो ऐसे हो, नहीं तुम तो नहीं, तुम तो बेकार, तुम तो अभी तक कलयुग में पड़े हुए हो, यार तुम तो पता नहीं क्या ही। नो, नो, हमने यहाँ कोई बखान नहीं करने हैं, अपने दिल पे हाथ रखना है, एक पॉज लेना है और बोलना है कि आई हैव सम वर्क एट होम, मुझे कहीं जाना है, और अपने ईश्वर से बात करनी है, सॉरी बोलना है उनको कि सॉरी गॉड, मुझे यहाँ ऐसा बोलना पड़ रहा है, मुझे कोई जरूरी काम है, या कुछ भी एनीथिंग, कि सामने वाले का दिल न दुखे, और आप अपने रास्ते हो जाओ। ये बोलने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत समय लगता है, क्योंकि भौतिकता आपको खींचती है ऐसे, जैसे शरीर से कोई मांस निचोड़ता है ना, ऐसी खींचेगी भौतिकता आपको। और और जाने में क्या है, मजा, मजा आएगा, ये लेंगे तो मजा आएगा, ये खाएंगे तो मजा आए। वो मजा कहां से कहां तक है, यहां तक बस, ये गया, और ये गर्दन यहां तक, इस गर्दन भी आधी, उससे नीचे नहीं। उसके बाद पता नहीं उसका राम जाने कौन सी दुनिया में जा रही है वो चीज। पर इतने उसके लिए ये कलमश लेके हम इतने बड़े पाप के भागी बन जाते, इतने बड़े पाप के भागी बन जाते। तो
वो कहता है कि जो संसार का मित्र बनेगा, संसार के इन भोगों से, क्योंकि जो योगी है वो अपने आप को रोक लेगा इन किताबों की सहायता से, अकेले नहीं रोक सकता, इतना सक्षम कोई भी नहीं है। या शास्त्र पढ़ेगा, या गुरुओं का संग करेगा, या ऐसी कम्युनिटी में रहेगा, है ना, तब वो बदल सकता है अपने आप को, नहीं तो अपने आप कोई सक्षम नहीं। कलयुग में हम सब अधम 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 है, हम सब गिरे हुए हैं, हमारी इंद्रियां हमारे सिर पे चढ़ के नाच रही हैं, और उन्हें ऐसे हमारे को ऐसे काबू किया हुआ है, शिकंजे में ऐसे पकड़ा है। साला तू हिल के तो देख कहाँ जाएगा, मैं तेरे को देखता हूँ। और वाक्य में हर कोई इसमें झगड़ा भी हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। तो योगी कंट्रोल करके रखेगा, भोगी इसमें बह जाएगा, और जो भोगी बन गया उसको रोगी बनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कैसी कैसी चीजों का भोग कर रहा है। ये फिर उसका अंत कहाँ होता है ये सभी को मालूम है, कैसे वो रोग में चीजें कन्वर्ट होती। जो संसार का मित्र बनेगा वह ईश्वर का शत्रु है। ईश्वर का मित्र बनने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों की बुराइयों पर विजय पानी ही होगी, अपने कर्मों को जीतना ही होगा। अपने वाचन मन कर्म, जो भी वो बोल रहे हैं, जो भी वो कह रहे हैं, जैसा भी वो कर रहे हैं, और इसमें भाव जरूरी है, इंटेंशन जरूरी है, एक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सामने सेवा कर रहे हो, मन में गुड़गुड़ा रहे हो, मन से बोल रहे हो क्या मुसीबत है, और सामने जी मम्मी जी, जी आंटी जी, वेरी गुड आंटी जी, कोई फायदा नहीं। कर्म पता है इंटेंशन से आ रहा है, कर्म एक्शन से आ ही नहीं रहा, अंदर भाव क्या है। तो इसीलिए कहते हैं दास भाव में रहो सदैव। मैं दास हूँ, ऑलवेज अपने आप को बोलो मैं दास हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ, मैं शर्मा वर्मा रहेजा टुटेजा नहीं हूँ, मैं दास हूँ। मेरा कोई नाम नहीं है, मैं दास हूँ, अपने आप को रोज बोलो मैं दास हूँ। आई एम दास ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का दास हूँ, और मैं इस दुनिया में सेवा करने के लिए आया हूं बस। मेरी सेवा करो, मैनू पुछया नहीं, मैनू दिता नहीं, मैं तो लिता नहीं, मैनू किया नहीं है, मेरे तो भी तब पूछ सकते सी, मैं तो राय नहीं लिती। ऐ नहीं खत्म होंगे क्लेश जिंदगी भर। और जब उन्हें कहती मैं दास हूं, मैंने की फर्क पड़ने, मैंने पूछो ना पूछो, मैं तो दास हूं। नौकरों से घर के कौन पूछता है कि भाई ये प्लॉट खरीदना है कि नहीं, पूछता है कोई? कोई नहीं पूछता। तो मैं दास हूं, मेरे से भी नहीं पूछा। दास्य भाव आपको एक्चुअली में ऊंचा उठाता है। दास्य भाव, ऑलवेज बीन दास्य भाव। आप मेरे शहर में आते हो, आपने बोला मैं आ रहा हूँ आज आपके शहर में, और मैं आपसे फोन करना भूल गई अपनी व्यस्तता में। आपने सुबह मुझे बताया था मैं आपके शहर में आ रहा हूँ, और मैं व्यवस्था में फोन करना भूल गई, और आप वापस भी चले गए। और आपने मन में क्या लिया, मैंने सुबह ही बता दिया था कि मैं आज आने वाली हूँ, डे प्लान कर लेना। और वो बंदा इतना बिजी था, उसके अपने पचड़े इतने थे कि वो भूल ही गया। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो दिल से चाहता नहीं था, वो चाहता था, पर वो अपनी ही उलझनों में, इतना उलझन में कह लो, काम कह लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, जो मर्जी कह लो, वो इतना व्यस्त था कि वो फोन नहीं कर पाया, और आप वापस चले गए। और वो मन में क्या बोल रहा है कि कितनी अकड़ है, मैंने बोल दिया था। वैसे कहते हो पाती ही नहीं है, बैठती ही नहीं, हम आए हैं तो पूछा भी नहीं। और वो बेचारा जिसने पूछा नहीं, वो अपनी लदड़ों में उलझा पड़ा है बेचारा, अपनी जिंदगी के, उसके मन में कुछ है ही नहीं। हम अपने आप ही अपने बनाए किस्से कहानियों किरदारों में ऐसे उलझे पड़े हैं। 80% तो हमारी सेल्फ जनरेटेड है, सेल्फ जनरेटेड, खुद ही बना रखी है हमने। कहते हैं ना, सामने वाला तो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा वो भी मैं ही सोच रहा हूँ। मैं इतना वेला हूं, वो भी मैं ही सोच रहा हूँ कि सामने वाला क्या सोच रहा हूँ। तो दास्य भाव में रहना है। आप हमारे शहर में आए, हम आपको नहीं पूछ पाए। अगर आप दास्य भाव में हो, हम अगर दास्य भाव में, तुम कहेंगे ओहो दिमाग से निकल गया। अगर आप दास्य भाव में, तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, बंदा दिल का बढ़िया है, होगा कहीं बिजी, और बस बात यूं ऐसे 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 हवा हो गई, बात खत्म। और तूल दे तो ये फिर आज के बाद मैं नहीं जाऊंगा उसके घर, आज के बाद मैं जो चला गया, और मैंने उसे जो फोन कर दिया, ले जाओ 20 साल तक खींच लो जितना मर्जी खींचना, सब हमारे ऊपर है। इसलिए जो संसार का मित्र बनेगा ईश्वर का शत्रु होगा। ईश्वर का मित्र बनने के लिए कर्मों की बुराइयों पर विजय पानी होगी, और बुराइयां ही उसे माया मोह जाल कायरतापूर्ण आत्मसमर्पण कर देने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। या ये बुराइयां ही हैं
जो उसे मोह में फंसाती हैं, जाल में फंसाती हैं, उसे कायर बनाती हैं, आत्मसमर्पण कर देने के लिए प्रोत्साहित कराती हैं, करती हैं। कर्म के वज्र नियम, कर्म का नियम बड़ा वज्र है। जितना जो करेंगे वापस लौटेगा, जितना करेंगे उतना लौटेगा, जिससे करेंगे उससे लौटेगा, जब करेंगे उसी हिसाब से लौटेगा, जो भाव करके रख के करेंगे उस भाव से लौटेगा। क्लियर, बिल्कुल। परमात्मा ने बिल्कुल क्लियर किया, तेरे और तेरे कर्म में मैं नहीं आऊंगा। सॉरी, तेरे और तेरे कर्म के बीच में मैं नहीं आऊंगा। मैं तमाशा देखूंगा साइड में बैठ के, मैं नहीं आऊंगा। फिर मैं कब आऊंगा? जब तू कन्फेस करेगा, मुझे कबूल है, ये गलती जरूर मेरे से हुई है, इसलिए ये परेशानी आई, मुझे कबूल है, मैं इसे कबूल कर। जब कन्फेशन होगा, होता है ना क्रिश्चियन में कन्फेशन हाउस होते हैं ना, कबूल करते हैं ना, मुझे कबूल है, ये मिस्टेक हुई है और इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, आपके सामने सरेंडर करता हूँ, सुपर पावर के आगे सरेंडर करता हूँ। पूरे लंबलेट हो जाओ ईश्वर के आगे, रो, माथा पटको, आंसू बहाओ, दिल की गहराइयों से माफी मांगो, मुझे कबूल है। फिर ईश्वर मुस्कुराएंगे, टेढ़ा सा मुस्कुराएंगे। अब आया ऊंट करवट के नीचे, मुस्कुराएंगे, फिर सोचेंगे, विचार करेंगे कि उठना चाहिए इसके लिए। अब इसने गलती मान ली है। चोर गलती मान लेता है ना, तो अगला डंडा नहीं पड़ता उसको। पुलिस वाला कहता है, पता चल गया, औकात पता चल गई अपनी, अब पता चल गया, अब माना ना। उसके बाद अगला डंडा नहीं मारता, उससे पहले बेनतहा डंडे मारता है, जब तक चोर मानता नहीं मैंने चोरी की है। लाइव एग्जांपल है हम सबके सामने। और जैसे ही वो कन्फेस करता है, अपना डंडा ऐसे करके फेंकता है, साला डंडा ही टूट जाता है। इतनी तेज डंडा जमीन पे मारता है, साला दिमाग खराब करके रखा हुआ था, कब से मार खा रहा है, मुंह ही नहीं खोल रहा था। मेरे को शौक है क्या तेरे को मारने का? शौक है क्या? मुझे नहीं शौक है। तू बैठते ही कह देता हाँ मैंने करी है गलती, मैं तेरे से तेरे को एक भी डंडा ना मारता। करी, कैसे कह दे हम? पता ही नहीं ना हमें, हमें रास्ता ही नहीं पता कि क्या करना होता है। हमें किसी ने बताया नहीं, स्कूल में किसी ने सिखाया नहीं, किसी टीचर ने समझाया नहीं, ना माँ बाप ने इस तरह से समझाया, ना दोस्तों ने समझाया। दोस्तों ने उल्टे रास्ते पे चलना तो बहुत सिखाया, रिश्तेदारों ने ताने मारना, ये सब करना, वो अच्छा ये वो बहुत सिखाया। किसी ने ये रास्ता बताया ही नहीं कि ऐसे भी करना होता है। और इस रास्ते का साजो सामान, तकिया, बेड, बिस्तर, खाना पीना सब अलग है, सब कुछ अलग है। जो अब तक हम सीख कर आए ना, उस किसी से कुछ मैच नहीं करता। थॉट्स अलग, विचार अलग, व्यवहार अलग, कर्म अलग, बोल अलग, भावना अलग, भोजन अलग, व्यवस्था अलग, दोस्त अलग, सब अलग हैं। यानी कि 30 40 50 60 70 जितने भी साल के लोग इस क्लास में बैठे हैं, अब तक हम जो कुछ भी करके आए हैं वो सब यहीं रहने वाला है। 1 रुपए की कमाई नहीं हमने की जो साथ लेके जाएंगे, 1 रुपए की कमाई नहीं हमने की। हमने वो कमाई की है जो यहीं रहने वाली है, यहीं यहीं रहने वाली है। और उसे कर्म करोड़ों बना लिए हैं हमने। अब जो बाकी जीवन बचा है उसमें वो कमाना है जो साथ जाएगा, जो साथ जाएगा हमारे। और उसका सब कुछ अलग है। स्विमिंग क्लास में जाना है तो अलग कपड़े लेके जाते हो, शादी में जाना है तो अलग ड्रेस सिलवाते हो, मार्केट कैजुअल शॉपिंग के लिए जाना है तो अलग कपड़े पहनते हो, योगा करने जाना है तो अलग कपड़े पहनते हो। हर जगह का सिस्टम अलग होता है। तो जब हम इस यात्रा पे जाते हैं ना, जहां हमें स्वयं को छोड़ना होता है और दास्य भाव में आना होता है, तो इस यात्रा का कॉस्ट्यूम भी अलग होता है, कवच भी अलग होता है। मोह माया जाल में कायरतापूर्ण आत्मसमर्पण कर देने के लिए प्रोत्साहित करती है। कर्म के वज्र नियम का ज्ञान सच्चे साधक उसकी पकड़ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब माया का कर्मों का वज्र नियम समझ में आता है ना, इससे ये हो सकता है या वो हो सकता है, ये कोई डर नहीं है, ये कोई डोंट थिंक ये कोई डर है, ये कोई डर नहीं है। ये कोई आज की आपकी मेरी नई सुनी बात नहीं है कि कर्मों के फल मिलते हैं। ये हम, और ये ट्रैवल करती हैं, बहुत पहले से ट्रैवल करती हैं ये चीजें।
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से पांचवी पीढ़ी में ये लाइन ट्रैवल कर रही है कि कर्मों के फल मिलते हैं। माया के अंधे बने मन की इच्छा वासनाओं के कारण ही मनुष्य कर्मों का गुलाम बन जाता है। इसलिए योगी मन संयम अर्थात चित्त वृत्ति निरोध पर ध्यान देता है। चित्त वृत्ति जो मन की वृत्ति है उसको साफ करने पर योगी ध्यान देता है, भोगी ध्यान नहीं देता, और फिर वो रोगी बन जाता है। जब कर्म जनित अज्ञान के विभिन्न पर्दे हटते हैं, अपने ही द्वारा किए गए कर्म के पर्दे जब हटते हैं, तब मनुष्य अपने को सच्चे स्वरूप में कहता है भगवान, तो वो नंगा हो जाता है ईश्वर के आगे, क्योंकि उसको और उसके ईश्वर को ही पता है कि उसने क्या किया हुआ है। वो जानता है बहुत गलतियां करी हैं वो, और उसका ईश्वर जानता है। फिर वो नग्न हो जाता है ईश्वर के आगे, फिर वो पर्दे नहीं डालता, उसके सामने पर्दे डल ही नहीं सकते। कहते कोई नहीं देख रहा, वो फिर भी देख रहा। मैं बंद कमरे में हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा, वो फिर भी देख रहा। क्या कमाल है ना, क्या कमाल है कि मुझे कोई नहीं देख रहा पर उसे फिर भी ईश्वर देख रहा है ना। फिर जब वो और उस ईश्वर के बीच के सारे पर्दे गिर जाते हैं, फिर वो अपने सच्चे वास्तविक स्वरूप को देख पाता है। जीवन और मृत्यु का रहस्य जिसे सुलझाने के एकमात्र दृश्य के लिए मनुष्य पृथ्वी पर आता है, श्वास के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। श्वास जीवन और मृत्यु का रहस्य सुलझाने के लिए वो यहाँ पे आता है कि भाई अगले जन्म में फिर से जन्म लेना है कि नहीं, बोल अगले जन्म में कैसे करना है, क्या विचार है, अमीर घर में जाना है, गरीब घर में जाना है, तेरे को मुक्त होना है, तेरे को मोक्ष लेना है, तेरे को बैकुंठ धाम जाना है। भाई प्लानिंग बता क्या है, प्लानिंग बता। सोचता अच्छा और मेरे को बार बार नहीं आना तो क्या करना होगा, अच्छा मेरे को अगर बड़े घर में जाना है तो क्या करना होगा, अगर मुझे ये करना है तो क्या करना होगा। तो ये सब चीजें, ये सब चीजों की क्लैरिटी शास्त्रों के अंदर होती है। अगर कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो उनको ये चीजें पता चल जाती हैं। मुझे पता है पर मैं अभी ऐसे नहीं बता सकती, ठीक है। मुझे बहुत ज्यादा आज्ञा नहीं है ये सब बताने की, क्योंकि मैं इसके लिए साध्य नहीं हूं अभी। मैं कोई दीक्षाधारी नहीं हूं कि मैं शास्त्रों की भाषा बोलनी शुरू करूं। मैं वही पढ़ रही हूँ जो जनरल इस किताब में लिखा हुआ है। नहीं तो शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है जो वो बता सकते हैं, जो इसके लिए बताने के लायक होते हैं, वो लोग इसके बारे में बता सकते हैं। जीवन और मृत्यु का रहस्य जिसे सुलझाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए मनुष्य पृथ्वी पर आता है। इसीलिए आता है वो पृथ्वी। यहाँ पर नाच गाना करने नहीं आता, यहाँ पर सेलों में जाने नहीं आता, यहाँ पर रिश्ते निपटाने नहीं आता, यहाँ पर लोगों को खुश करने नहीं आता, यहाँ पर यस मैन बनने नहीं आता, यहाँ पर अपनी औकात दिखाने नहीं आता, यहाँ पर अपने अहंकार का डंका बजाने नहीं आता। वो यहाँ पर इस मृत्यु और जीवन के जाल से मुक्त होने की विधि सीखने आता है, विधि सीखने आता है, जिसके लिए उसे पृथ्वी पर भेजा जाता है। और यहां आते ही और चमक धमक देखते ही उसके दिमाग से सब हट जाता है। वो अपनी फ्री विल को तो मार ही देता है। मार क्या देता है, को पता ही नहीं होता फ्री विल यूज करनी है। क्यों? क्योंकि ना उसके माँ बाप को पता होता है, ना उसके दादा दादी को पता होता है, ना उनके परदादा परदादी को पता होता है। क्यों? क्योंकि किसी ने शास्त्र पढ़े ही नहीं होते, इसलिए उनको फ्री विल पता ही नहीं होती कि हमारे अंदर एक फ्री विल भी होती है, कि मैं इच्छा कर सकता हूँ कि मुझे ये गलत काम करना है कि नहीं करना है। एक सवाल पहले अपने आप से पूछो। अंदर से एक आवाज आती है मत कर। आज हमने दोपहर में पकोड़े बनाए, अंदर से आवाज आई यार गलत कर दिया। ये कौन था जो अंदर से बोला? ये कौन था जिसने अंदर से बोला? खा तो लिए पर अंदर से एक आवाज आई गलत था, नहीं खाने चाहिए थे पकोड़े, नहीं बनाने चाहिए थे, ऑयल आया था उसमें बहुत अंदर से। ये कौन है जो, ये जो आवाज आई ना, ये जो आवाज आई ना, यही एक्चुअली में हमारी असली आवाज है। यही हम है वास्तव में, ये आवाज ही हम है। बस इस आवाज के हिसाब से अगर हम सोचे कि अब नेक्स्ट टाइम मैं ये एक्शन लेने से पहले 2 बार सोचूंगा कि मुझे ये बनवाने हैं कि नहीं बनवाने हैं, या बनवाने हैं तो कितने गैप में बनवाने हैं, या कितनी मात्रा में बनवाने हैं, तो मैं अपनी आवाज के साथ कनेक्ट हूं, वरना नहीं। श्वास के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। श्वासों से जुड़ो, श्वासों को सुनो, श्वासों को महसूस करो। श्वास रहितता ही मृत्यु रहित। जब हम श्वासों से रहित हो जाते हैं तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस सत्य को पहचान कर भारत के प्राचीन ऋषियों ने श्वास के इस एकमात्र सूत्र को ही पकड़ लिया। उन्होंने श्वास पे बहुत कुछ बताया दुनिया को। श्वासों की पूरी टेक्निक्स, दाई श्वास, बाई श्वास, श्वास, स्वर ज्ञान, और भी बहुत सारी चीजें जो श्वासों से जुड़ी हुई हैं, उसके ऊपर बहुत लंबा एक डिस्कशन हो सकता है। और श्वास रहित अवस्था में जाने के एक सुनिश्चित और तर्कसंगत विज्ञान को विकसित किया जाए कि हम श्वास नहीं ले रहे फिर भी जिंदा है। श्वास रोकने की विधि, 20 मिनट, 2 घंटा, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन,
एक एक महीना श्वास रोक के साधना में पड़े हैं, विधि है पर जिंदा है। तो इसकी क्या विधि है, मतलब ये सब सीखना, ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो क्या हमने इस विज्ञान को विकसित कर लिया है? जी मैम। मोनिका जी 7:54 हो गया, क्या आप आगे बढ़ना चाहेंगे? बिकॉज मैं चाह रही थी कि आपका एक वर्कशॉप आने वाला है 15 मार्च को, आप उसके बारे में भी रिफ्लेक्शंस लेने के बाद या उससे पहले जरूर लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे बताएं। पहले हम रिफ्लेक्शन से एक बार ले लेते हैं, जी ताकि अभी जो हमारा कनेक्शन बना हुआ है वो हो जाए। उसके बाद फिर हम लास्ट में 5 मिनट ले लेंगे उसके लिए। श्योर श्योर, राइट। तो हम आज यहीं पे इसको क्लोज करते हैं और लेट्स प्रोसीड फॉर द रिफ्लेक्शन। 7:88। जी, नाउ दिस स्पेस इज ओपन फॉर एवरीवन टू शेयर। आज हम एक ही पेज पढ़े हैं, लेकिन बहुत सारी कनेक्टिंग स्टोरीज जो मोनिका जी ने अ, उसके साथ लाइफ एक्सपीरियंसेस को रिलेट करके एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच मोनिका जी फॉर दैट। जी, एनीवन हु वुड वांट टू शेयर? योगिनी जी, शीतल, पूनम जी, सुनैना, भूमिका जी, संगीता जी, श्विंदर जी, सोनल, आसनिया, शशि आंटी, you can unmute yourself and come on screen. Hmm. हाँ जी, मोनिका जी ने बहुत बढ़िया बताया कि भौतिक सुखों में अगर हम लग जाएं तो भौतिक सुखों में ही चले जाते हैं, फिर हम इधर आध्यात्मिकता में हम फिर आना हमारा मुश्किल सा हो जाता है और हम भौतिक सुखों में जाने लगते हैं हम। पर यही है कि मैं यही कहना चाहूंगी कि मोनिका जी की बात बहुत अच्छी थी, पर हम मैं अभी पूरी तरीके से आध्यात्मिक में नहीं आ पा रही। मतलब मुझे यहाँ अच्छा लगता है बहुत, पर मुझे लगता है कुछ जरूरतें हमारी भौतिक उसमें ही पूरी होती हैं। जैसे मतलब अभी भी ऐसा लगता है। तो जैसे तो मतलब मेरे लिए मतलब तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अध्यात्म अपने को समझू समझू समझू, पर अभी कहीं कमी है, ये मैं अपने आप को खुद स्वीकार करना चाहूंगी। थैंक यू जी। थैंक मैं यहाँ पे एक बात कनेक्ट करना चाहूंगी भूमिका जी। वेरी गुड कन्फेशन। आपने जो बोला बिल्कुल सही है। ईश्वर कभी भी नहीं कहते कि तुम जो चीजें मैंने बनाई हैं उनका भोग मत करो, वो कभी भी नहीं कहते हैं। वो कहते हैं मैं खुद ऐश्वर्यवान हूँ, मैं खुद इतना रिच हूँ, तुम्हारा बाप इतना अमीर है, तो वो अपने बच्चों को कैसे ऐसे देख सकता है कि वो कुछ भी ना करें। बट वो कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हो उसकी वजह, जैसे हम मोह करते हैं, तो मोह की वजह से, मोह में जाने की वजह से हम बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं, या हम कई बार झूठ बोल देते हैं, या कई बार हम बहुत ज्यादा आसक्ति दिखाते हैं, तो हम यहीं उलझ के रह जाते हैं। क्योंकि ये जो मोह है, ये जो माया, ये सब प्लेटफॉर्म धरती के हैं, और इनकी वजह से जो हमारा कर्म खराब हो जाता है, हमारा जो कर्म खराब हो जाता है। सपोज कोई छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं कि दो भाई हैं, उनकी शादी हो गई है, उनकी बहुएं भी हैं, या उनके आगे पेरेंट्स भी हैं, उनका आना जाना भी है घर में, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो वहां पे आपके मन में क्या भावना चलती है? अभी मुझे एक वन ऑफ माय गुड फ्रेंड, वो मुझे मिली थी, तो उनके जैसे जो ब्रदर हैं वो इतने सेटल नहीं थे, तो वो अपनी मदर और अपने ब्रदर को अपने घर पे ले आई, मैरिड है। तो अब वो बोली कि मतलब दिन रात ऐसे लगता है कि जैसे महाभारत के एक ना कुरुक्षेत्र में खड़ी हैं वो। घर में उनके हस्बैंड हैं और बच्चे बाहर हैं, बट हस्बैंड है। कहती दिन रात उनकी तीखी निगाहों को मैं बर्दाश्त करती हूँ, और पर मैं ऐसे हो गई हूँ अब कि जवाब मैं किसी बात का नहीं देती, बट हाँ, मैं उस कर्म युद्ध का हिस्सा बन के रहती हूँ। मैं चुप रहती हूँ, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करती हूँ और हर काम करती हूँ जो जरूरी है। बहुत अच्छी यात्रा पे हैं वो। तो सब सहज हैं, सरल हैं, तो जो जरूरी है वो हम करते हैं। बट काइंड ऑफ कि हम इसके चक्कर में अब ऐसा नहीं कि वो अपने पति से रोज युद्ध कर रही हैं कि क्या हो गया, तुम्हारी मम्मी की भी तो सेवा की थी, अब मेरे माँ बाप है कहाँ जाएंगे, ये वो। नो, नो कलेश एट ऑल। देवी की तरह उठती हैं,
सारे घर के काम करती हैं जो भी जरूरी उन्हें दिए गए हैं, अपनी माँ की भी सेवा करती हैं, भाई का भी ध्यान रखती हैं, पति का भी पूरा ध्यान रखती हैं, उनकी एक एक चीज का पूरा ध्यान रखती हैं, सब कुछ सेटल है, पर मुंह से गलत शब्द एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि कर्म ज्ञान में है, उन्हें पता है कि इन कर्म ज्ञान में अगर मैंने कुछ इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स की तो क्या फल होने वाला है ना। तो हम जब ज्ञान में आ जाते हैं ना, तो हमारा एक एक एक्शन जो है वो मतलब सुलझ हो जाता है। वो नोइंगली हम उसको करते हैं, हम ऐसे नहीं कर, हाँ कह दिया तो कह दिया, हो गया तो हो गया, हाँ मेरा बेटा है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है। इससे बाहर निकलना, इससे बाहर आप करो हाँ, और ये तो दुनिया। बात होती है कि हम गलत कुछ बोल रहे होते तो अपने आप ही आत्मा थोड़ी सी पीछे हटती है। हाँ हाँ हाँ, बस उस अपराध बोध में, ऐसा नहीं है अपराध बोध में रहना है, समझ में रहना है, अपराध बोध में नहीं रहना, समझ में रहना है, नॉलेज में रहना। कर दी मैंने गलती, कोई बात नहीं, थमो, अपने आप से बात करो। मैं बहुत बार बोलती हूँ, मैं कुछ गलत बोलती हूँ तो मैं अपने आप को कहती हूँ मोनिका एक चांटा पड़ेगा तेरे को, एक चांटा पड़ेगा। क्या जरूरत थी बोलने की? बाय गॉड, मैं मंदिर में बैठ के भी बोलती हूँ बहुत बार, बोल मेरे मुंह से भी निकलता है क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ। तो मैं ईश्वर को बोलती हूँ कि ईश्वर के सामने बैठ के बोलती हूँ कि एक चंटा पड़ेगा खींच के। क्यों वाला ये सुधरती नहीं ना, सुधरती नहीं ना बिल्कुल। मतलब ये मैं अपने आप को बोलती हूँ, फिर कन्फेस करती हूँ कि ये, और फिर नेक्स्ट टाइम मैं चीज को और बेटर तरीके से, कि नहीं ये ऐसे नहीं, इस चीज को ऐसे करना। मतलब मैंने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया कि मेरा जिसके साथ भी चैलेंज चलता था, मैंने उसके काम की ना प्रेज करनी स्टार्ट कर दी है। कभी नहीं की मैंने जिंदगी में, अब मैंने उनके कामों की प्रेज करनी स्टार्ट कर दी। कभी ये कर, और बोला तो मैंने देखा सामने वाला तो आकाश में उड़ने लगा, आकाश में उड़ने लगा, पंख लग गए उसके। और वो मेरे को कह रहा है ये बना दूं तुम्हारे लिए, ये बना दूं तुम्हारे लिए, ये बना दूं तुम्हारे लिए। अरे भैया, भाई इतनी आसान थी ये चीज, पर वो एक तारीफ करने में 40 साल लग जाते हैं, 30 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं। कैसे कर दे तारीफ? जब अपना अहंकार मरेगा तो सामने वाले की तारीफ होगी ना, ऐसे कैसे हो जाएगी? तो भूमिका जी हम सब सीख रहे हैं, आप बहुत अच्छी बात है, आपने माइक पे आके बहुत सुंदर कन्फेशन किया है। और आपने कन्फेशन किया ना, तो आप समझ लो एक कदम ऊपर चढ़ गए हो, एक सीढ़ी आप पायदान ऊपर चढ़ गए हो आज। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ब्यूटीफुल, थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू भूमिका जी। यस योगी थैंक यू मोनिका जी, बहुत तुषार, बहुत। जी, बुआ जी, ओके। तुषार, हाँ जी, हाँ जी बुआ जी, एंड मेरे देन को म्यूट किया हुआ है। नहीं, आप अनम्यूट पे हो, आप, आपकी आवाज आ रही है, तुषार, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही अच्छा है। अच्छा, मैं कह रही थी मैं अपने विमेन डे पर जो मोनिका जी ने अपना पॉडकास्ट में डाला, मैं उसकी जो है इतनी फैन हो गई, पूछो ही Yes. मत। फैन तो मैं पहले ही थी, पर इनकी पर जो परफॉर्मेंस साथ में की, और जो वर्डिंग्स मैटर एवरीथिंग कवर्ड, और जिस स्टाइल से परफॉर्मेंस की, वाह माय गॉड, ओ माय गॉड, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आई अप्रिशिएट लाइक हिम। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू माय सिस, गॉड ब्लेस यू। सुन रही है? थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, हरी कृपा। और थैंक यू बुआ जी, हम सब लोग सेम ही फील कर रहे हैं, मतलब इतना मार्वलस गाया है, जबरदस्त हाँ हाँ है, हाँ, मैं क्या, कमाल। पूछो ही है। हाँ, सच में बहुत अच्छा था वो वीडियो मैंने भी ट्रेंड, देखा था। बिल्कुल ट्रेंड, वो जैसे करते हैं ना, पता नहीं कब कब से ही ट्रेंड हो रही है जैसे, ऐसा। मैं तो पता नहीं कितनी बार निकाल के मैंने बार बार सुना। मोनिका जी थिएटर आर्टिस्ट रही हैं, हाँ, बहुत में अच्छा बहुत लगा साल मेरे को। किए इन्होंने। मैं मतलब आज थोड़े इस उलझ सुनहरा गई, से मैंने दिखता है मैंने इनके बारे फर्स्ट में पता सेंटेंस में चलता है। इनकी अप्रिशिएट यही करना था। या ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। यस हाँ, डेफिनेटली मोनिका जी, आप, आई एम श्योर सब लोगों ने सुना है, और सब लोग अप्रिशिएट करना चाह रहे होंगे, और बुआ जी ने आके वो बात कह दी। वी आर प्राउड ऑफ यू, यस यस, वी आर विद यू एंड यू आर विद थैंक अस। यू, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच फॉर शेयरिंग यस, फॉर आवर मेंबर्स इन द ग्रुप। बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत दमदार था एक्चुअली। थैंक्स टू सुनैना मैम फॉर एवरीथिंग, जी, फर्स्ट थैंक्स यस टू यस, ये सुनैना। सही कहा, ये बात सही थी। यस, ब्यूटीफुल, थैंक यू। मैंने तो स्टेटस पे ही लगा दिया था अपने, मैं इतनी इम्प्रेस हुई। मैंने कहा अब तो हमारे पीछे के रैपर भी आ गए हैं। वाओ, कमेंडेबल। वेरी नाइस। अति सुंदर, अति सुंदर, अति भावपूर्ण और अति सटीक, सत्य। मुझे लगता है मोनिका जी का एक विजिट बनता है अब।
एक मोनिका जी विजिट actually हमसे, मोनिका जी आई थी और हमसे मिलके नहीं गई है, लुधियाना आई अच्छा थी। तुषार, आई एम लिविंग, माय फोन इज कमिंग. ओके जी 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 ओके, राइट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ओके ऑल, जी, थैंक यू बुआ जी, सी थैंक यू अगेन. जी। ओके थैंक यू, थैंक यू। मस्त है एकदम बुआ जी ना। बुआ जी की फोन इज कमिंग, दैट मीन्स कि उनकी बेटी का बाहर से कॉल आ रहा है, उनके बच्चों को बाहर से कॉल आ रहा है। दैट्स व्हाट शी वांटेड टू से। ऑल राइट। सही बात है। और बुआ जी कॉल पे उनको ये नहीं पता शायद से, लीव नहीं किया उन्होंने। ठीक है, एक मिनट मनू, मैं तुषार ना ली नहीं है. अभी ओके जी। हाँ जी शीतल, सुनैना, यू वर सेइंग समथिंग, प्लीज गो अहेड। नो, मैं ये कह रही थी कि इट इज सो वंडरफुल टू सी अ वुमन लाइक मोनिका जी, शी स्क्रीन पे आ जाओ। सो, हाँ जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। हाँ बड़ी मोनिका जी सुंदर आ पा टी रही शर्ट डाली है आपने, आ है। जाओ। ओह रियली? मैं वैसे भी ब्यूटीफुल ही हूँ। मैं कह रही हूँ कि इट इज ऑलवेज सी, especially women who is carrying so much of spark and charisma in her, and in her voice, and in her overall personality. Or I used to call her Tigress. The way she used to roar all the time. I used to get attract because I was मतलब मेरी जो टोन होती थी, तो it used to be very sharp and edgy sometimes. But when मतलब I learned this from her, that how you can be so charismatic while being non-edgy, and while being smooth and conveying the things with so much of expression. She's full of expressions. When you sit with her, जब बैठे होते हैं तुषार के साथ, तो हम बैठे हैं, है ना, तुषार, मोनिका जी और मैं, कितनी बार हम इकट्ठे बैठे। सो आई ऑलवेज सीन हर लाइक उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो एक्सप्रेशन हैं, पूरे जैसे एक थिएटर आर्टिस्ट एक कैरी करता है ना, शी कैरी, और वो उसी स्पार्क से ही बोलती हैं। मतलब शी इज हैविंग अ आत्मा ऑफ थिएटर आर्टिस्ट ऑल्सो, है ना, जैसे वेरी लाइवली, मतलब ना लाइवली है, वेरी मतलब लाइवली। प्रेजेंस जो है हाँ बहुत हाँ, लाइवली है। वो किसी में भी ना जान भर सकती है, मुर्दे में जान भरने वाली बात होती है ना, वो ऐसी है। उठो खड़े हो जाओ। हाँ बिल्कुल वैसी है, मतलब उनकी आवाज ऐसी, और बातें इतनी हाँ ह्यूमरस है, पता नहीं, बाय गॉड, जो लैंग्वेज बॉडी अपने तो। पे काम करता है ना, ठोक बजा के बोलता है फिर. हम्म और बिल्कुल। ओहो, देखा बोली शशि जी भी अपने बोली। ऐसी सी भाई. बोली। हाँ तो So good, बिल्कुल. सबको so बोलने पे good. लगा दिया सुनैना ने। नहीं, मैं कौन हूँ यार? अरे मैं कौन, सो हम्बल, ओह माय गॉड। नहीं नहीं, ऐसा जी नहीं है सब। एवरीबडी इज हैविंग सो मच ऑफ स्पार्क, बस कोई बोल पाता है, सुनैना कोई नहीं बोल पाते हैं, मैम बस जो वो है थोड़ा वो एक्सप्रेशन। लो भाई। मतलब सुनैना मैम रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। उन्होंने अच्छा सबको सबको नो डाउट, उन्होंने जो एक स्टार्ट दी है ना, सबको एक किक दी है सबको, वो सुनैना मैम ने ही ये काम किया है। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने ये इतनी इनोसेंटली और चुपके चुपके किया है, कोई डंका बजा के नहीं किया, शोर बजा के नहीं किया, बट शी डिड इट। हाउ इसमें कोई स्वीट, शक हाउ नहीं। स्वीट। थैंक यू सो मच। फिर एक हार्ट तो बनता है, मैं भी दे ही दूं। मैंने तो बहुत सारे दिए, ज्यादा दो, आप तो ज्यादा दो। हाँ देखो, दे दिए मैंने। चलो, ग्रेट तो ग्रेट, अभी थैंक यू। कमिंग बैक टू मोनिका जी अगेन, तो आई थिंक मोनिका जी का एक मास्टर क्लास भी आने वाला है। सो आई थिंक मोनिका जी, प्लीज आप अपनी मास्टर क्लास के बारे में भी थोड़ा सा अनाउंस करें, और थोड़ा सा मतलब इंफॉर्मेशन दें, सो दैट एवरीबडी कैन बी देयर टू अटेंड योर मास्टर क्लास, एंड एवरीबडी कैन बी बेनिफिटेड, बिकॉज पेरेंटिंग एक ऐसा मतलब फील क्या है हमारा, मतलब वाइल बीइंग मैरिड, एक मतलब बच्चों के पेरेंट्स होना इटसेल्फ ही हमें एक अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी से जागरूक करवाता है, और न्यू पेरेंटिंग स्किल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस होना बहुत ज़्यादा होती हम सब में है। लेकिन वही होता है ना कि कोई जगाने वाला और कोई बताने वाला होना चाहिए, सो दैट हाउ वी कैन लीड लीड टू अ गुड पेरेंटिंग, सो दैट हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट है, और जो कमिंग जनरेशन है, बिकॉज पेरेंटिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो आने वाली, कहते हैं कि 7 पुश्तों तक अगर आपकी पेरेंटिंग स्किल्स आपकी बहुत बढ़िया हैं और इफेक्टिव हैं और स्किलफुल हैं आप अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए, जो कि मैं मानती हूँ कि सब होते हैं, बट थोड़ी सी अवेयरनेस और पैदा करने की जरूरत होती है। तो आई थिंक आई विल गिव द माइक टू मोनिका जी टू explain about more about parenting, and she can put some light on that. Yeah, thank you, Monica ji. थैंक यू सो मच।
एंड थैंक्स टू ऑल, आप सबने इतनी सारी बेस्ट विशेस दी, थैंक यू सो मच। और हम सबका एक दूसरे के लिए ये जो प्योर एनकरेजमेंट है, इसी की वजह से हम सब लोग ग्रो भी कर पा रहे हैं। बिकॉज ऐसा बहुत कम जगह होता है कि किसी को एनकरेज करने का हम एक साहस कर पाते हैं। और अभी तक हमने ये सीखा भी नहीं था कि ऐसे एनकरेज भी करना होता है। हमें तो यही सिखाया गया था कि कंपैरिजन करना होता है, कंपटीशन करना होता है, एक दूसरे से चिढ़ना होता है। हम बहुत कजन्स आपस में बहुत चिढ़ा करते थे, मुझे आज भी याद है। छोटे छोटे दो दो चार चार नंबर्स के लिए किसी के ज्यादा आते थे, किसी के कम, तो हम बहुत जलन मचा करती थी हमें इन सब चीजों के लिए। किसी की क्लैपिंग हो जाती थी क्लास में। तो हम सब इस दौर से निकले हैं। बट अब हम जिस दुनिया के अंदर हैं, मैं कहूंगी कि हमने धरती पे ही अपना एक अलग सौर मंडल बनाया है, हम सब ने। जो लोग इन क्लासेस से जुड़े हुए हैं, जो लोग इन किताबों से जुड़े हुए हैं और रोज आते हैं, देखिए टाइम डलता है, तुषार सुनैना मैम टाइम डालते हैं, और हम सब लोग कहीं कहीं से टाइम चुरा के आते हैं यहाँ पर। शीतल भी क्लास लेती है, आई थिंक 12 बजे लेती हैं। और मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि मैं उसमें जा नहीं पाती हूँ ड्यू टू सम एंगेजमेंट्स एट दैट टाइम। बट हाँ, मेरे दिल के अंदर बहुत ये है कि मुझे जैसे ही जब भी समय मिलेगा मैं जरूर उस क्लास में भी जाऊंगी। तो शी इज ऑल्सो टेकिंग अ गुड इनिशिएटिव, वो भी क्लास ले रही हैं एंड डूइंग वेरी वेल। जो लोग जा रहे हैं वो तो नो डाउट सीख रहे हैं, तो उससे मुझे जलन नहीं हो रही है। मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो कोई तो सीख रहा है, मैं नहीं सीख पा रही हूँ। तो जब ये यात्रा शुरू हुई और इस जर्नी का इनिशिएटिव, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि मैं सुनैना मैम को जरूर देना चाहूंगी। उसके बाद फिर हमें बहुत सारे लोग मिलते गए, फिर हमें विन्नी भी मिली, वंदना। फिर ये यात्रा और आगे बढ़ी और धीरे 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 हम सब ग्रो किए। तो अब मैं पेरेंटिंग वर्कशॉप की बात करती हूँ। ये मास्टर क्लास है। पॉइंट ये है कि इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, इस मास्टर क्लास की क्या जरूरत है। और एक चीज हमेशा माइंड में रखना कि मेरी ये जो वर्कशॉप है, जो वर्कशॉप हम लेने जा रहे हैं, ये 0 to 7 years पेरेंटिंग वर्कशॉप है कि क्या ब्लूप्रिंट रहता है और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। बिकॉज बच्चे तो यूं ही बड़े हो जाते हैं, बच्चे तो खेल खेल में बड़े हो जाते हैं। अभी तो ये बहुत छोटे हैं, अभी तो इनकी उम्र ही क्या है, इतने छोटे बच्चों को कुछ पता नहीं चला, अरे ये तो बुद्धू है। ये सब स्टेटमेंट्स दे देकर बच्चा 0 से 7 साल का हो जाता है। अभी जितने भी लोग क्लास में हैं, अगर किसी के माइंड में ये आता है कि मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, मेरे को क्या इस मास्टर क्लास से मेरे को तो क्या ही सीखने को मिलेगा, तो इस मिथ से भी बाहर आते हैं। क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं मदर्स बन चुके हैं, बट हम सब ने कहीं ना कहीं दादी दादा बनना है। वो उस यात्रा में हम सब ने अभी आना है। और नहीं भी, अगर वो वाला पड़ाव भी हमारा पार हो चुका है, हम 1 मिनट के लिए मानते हैं कि वो पड़ाव भी पार हो चुका है, तो भी नॉलेज, लर्निंग तो हमारे हिस्से में आएगी ही। ये नुकसान तो हमें नहीं होगा। ऐसा क्या है जो 0 to 7 years में होना चाहिए जो हमें नहीं पता। मैं आज 60 to 70 years का हो गया, मुझे नहीं पता। मैं 50 years का हो गया, मुझे नहीं पता। ऐसा क्या है जो 0 to 7 में पता होना चाहिए था। चाहे मेरे बच्चे बड़े हो गए, पोते पोतियां भी बड़े हो गए, तो भी एक ऐसी चीज जो मुझे मेरे इस जन्म में पता चलने जा रही है, तो मुझे जरूर हासिल करनी चाहिए, जरूर हासिल करनी चाहिए। ठीक है। तो मैं सभी से बोलूंगी कि बहुत फ्रूटफुल रहेगी ये क्लास, आप सबके लिए बहुत नॉलेजेबल रहेगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आना कि मुझे मेरे एज ग्रुप में तो ये सब चीजें नहीं आएंगी। तो बट हम नॉलेज तो ले ही सकते हैं और नॉलेज हमें लेनी चाहिए। और ये ऐसी नॉलेज होगी जो अगर मेरे कोई फ्रेंड सर्कल में होगा, मेरे कोई रिलेशंस में होगा, या मेरे कोई ऐसे सर्कल में होगा, तो ये उनके काम आ सकती है। जब कोई आपसे बोलेगा कि मेरी जो पोती है वो बहुत जिद करती है, मॉल में जमीन पे लेट जाती है और बहुत ही टेंट्रम्स दिखाती है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तो आप उसको बता पाएंगे कि आपको उसके साथ क्या करना चाहिए। ये चीजें आपको क्लियर होंगी। तो ये सभी के लिए अच्छी रहेगी, सभी के लिए नॉलेजेबल रहेगी। तो मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ इस मास्टर क्लास में। इसे मास्टर क्लास मत कहिए, मास्टर क्लास एक बड़ा भारी शब्द हो जाता है। इसको बस ये कहिए कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बहुत कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, बहुत कुछ नया सीखेंगे। मोबाइल से कैसे दूर होना है, टैंट्रम्स को कैसे हैंडल करना है, और बच्चे के इमोशंस की क्या लैंग्वेज होती है। हम कहते हैं ना बच्चे बहुत जिद्दी हैं, तो एक्चुअली में वो जिद होती है या वो कोई उनकी लैंग्वेज होती है। तो इन सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे।
ठीक है, तो मैं ऐसी इच्छा रखूंगी कि आप सब जरूर आए इस मास्टर क्लास में। ये 15 मार्च को है, शाम को 6 बजे, जी 1.5 घंटे की रहेगी। तो हम सब इसको ज्वाइन करेंगे। डे सैटरडे है ना तुषार? दिस इज संडे संडे, ओके। संडे तो हमारी ये क्लास नहीं होगी उस दिन, तो वी कैन ज्वाइन जी जी संडे। ब्यूटीफुल थैंक यू सो मच मोनिका जी जी एडिंग ऑन टू दिस मैंने ऑलरेडी इस फ्री वेबिनार है एब्सोल्युटली फ्री है 1.5 घंटे का है इसकी डिटेल्स ऑलरेडी इन सिंक माइंडसेट ग्रुप में शेयर कर दी गई हैं मोनिका मैम का हैंडल है पेरेंटिंग कोच मोनिका इंस्टाग्राम पे आप उस पे जाएं वहां आप रजिस्ट्रेशन क्योंकि पोस्टर पे लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन वहां से नहीं तो आप मोनिका जी क्या आपको डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं जब आप जब व्हाट्सएप कम्युनिटी में आ जाओगे ना, जो लिंक मैंने आपको दिया है, तो हाँ व्हाट्सएप कम्युनिटी में सब कुछ आएगा। श्योर तो आपको जो मैसेज है उसमें ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसको ज्वाइन जरूर करें एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग दिस वेबिनार एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट एंड वुड अप्रिशिएट एवरीवन कि आप अपने सब लोग मैंने स्टेटस पे डाल दिया है सब लोग ये वर्कशॉप को अपने अपने स्टेटस पे भी डाल दो और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं वहां पे आगे आगे फॉरवर्ड कर दो क्योंकि मोनिका जी अपना समय दे रहे हैं 1.5 घंटा लगाएंगे तो जितने लोग बेनिफिट उठा सकते हैं वो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा हम लोग मोनिका जी के लिए क्या ही कर सकते हैं इन्होंने इतना समय लगाया हम तो क्या ही कर पाएंगे ना ये जरूर कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वर्कशॉप से इस वेबिनार से जुड़े फायदा उठाएं मोनिका जी को फायदा नहीं होने वाला जो जो उस वर्कशॉप में आने वाला है उस एक एक जन को बहुत फायदा होने वाला है एंड आई एम श्योर और क्योंकि हम लोग मोनिका जी को सुनते हैं तो हमें पता है कि उसमें क्या ही जादू होने वाला है सो प्लीज इसको आप अपने स्टेटस पे डालें अपने सारे ग्रुप्स में इसको मैसेज को शूट करें फॉरवर्ड करें और 15 तारीख का समय अगेन संडे है 6 से 7:30 बजे पेरेंटिंग कोच मोनिका थैंक यू सो मच मोनिका जी फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी एंड for bringing this workshop. We would be there to attend the same. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you. Okay, 8:16 already. I think we can just, we should and we must wind it up with the concluding prayer if nobody has anything to share on this chapter. आज हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा लेकिन बहुत डिटेल में मोनिका जी ने उसी चैप्टर पे उसी पेज के बारे में बहुत अच्छे से with life experiences explain किया. I think we can just conclude it, right? Let's join our hands together for the concluding prayer. सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत् ओम शांति 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 थैंक यू सो मच एवरीवन for Thank joining me. you. Thank you, Tushar. Thank you, Thank you, Sunaina. everyone. Shubhra. Thank you, Good everyone. night. Thank you, थैंक यू, Michelle. थैंक यू Thank सो you, मच everyone. everyone। Thank you. Thank you so much. Thank you, Dr.